राम के बिना वैतरणी पार नहीं होगी, उनकी याददाश्त कमजोर लगती है मुझे। तो डॉक्टर रमन उसके लिए खुले मन से तैयार है। सिर्फ नरवा गरवा गुरवा बारी के पूरे भ्रष्टाचार के जो दुकान खोल के रखी है। आज जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं वो 1983 से उन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की और तब से आज तक 40 साल का लंबा सफर उन्होंने सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी अपना लंबा समय बिताया और स्टेट पॉलिटिक्स में तो वो छाए रहे। इनफैक्ट वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स में से हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको बहुत सारे नामों से पुकारा गया, चौर वाले बाबा, मोबाइल वाले बाबा और डॉक्टर साहब। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग आज हमारे साथ मौजूद हैं 15 साल छत्तीसगढ़ के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। सर, पहला सवाल यही रहेगा, 1983 से 2023 तक का ये जो 40 साल का लंबा सफर है सर, कैसा रहा आपके लिए? सबसे अच्छी याद कौन सी आप हमसे अगर साझा करना चाहें, बांटना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ, वो कौन सी रही? और सेंट्रल पॉलिटिक्स भी आपने किया सर, और जब सेंट्रल लीडरशिप को नजर आया कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ की पॉलिटिक्स संभालने के लिए, तो आपको यहाँ की कमान दी गई। सबसे अच्छी याद आपकी नजर में कौन सी? यात्रा मैं यदि प्रारंभ से अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि पार्षद के रूप में पहला चुनाव मैंने कवर्धा में लड़ा और पार्षद बना। एक भूमिका पार्षद की, फिर विधायक के नाते, और फिर विधायक मध्य प्रदेश के विधानसभा के बाद फिर लोकसभा का चुनाव आया और एक बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूं कि जब चुनौती थी मोतीलाल वोरा जैसे एक बड़े व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ना, और मैं बिल्कुल नया चेहरा था, जाना पहचाना नाम, सिर्फ विधायक की हैसियत से जानते थे लोग, और वोरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जनता ने उसमें राजनांदगांव से लोकसभा को मुझे जीत कर भेजा। जब मैं अटल जी से आशीर्वाद लेने गया जीतने के बाद, तो अटल जी ने मेरे को नीचे से ऊपर देखा, मिस्टर तुम ही हो डॉक्टर रमन? मैं कहा सर। बोले तुमने राजनांदगांव सीट लड़ी है? मैं कहा राजनांदगांव में आपने दिया था। तो बोले ठीक। उनको याद था कि मैं मोतीलाल वोरा जी से चुनाव लड़ के आया हूँ। तो बोले बहुत बड़ी सफलता है और तुमने बड़ा काम किया है। तो मुझे एहसास नहीं था कि उनका इतना बोलना मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। और पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें अटल जी ने मुझे इंडस्ट्री और कॉमर्स का जैसे डिपार्टमेंट देने का काम किया। तो ये एक जीवन का परिवर्तन का जो टर्निंग पॉइंट जो आते हैं, जो जिसने जीवन को बदल दिया। फिर उसके बाद जब 4.5 साल की यात्रा पूरी हो गई दिल्ली में, फिर माननीय आडवाणी जी और हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आडवाणी जी के घर में बुलाया और बात करते हुए नायडू जी की उपस्थिति थी। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे, उनके सामने बात हुई। एक प्रश्न मुझसे किया गया कि बोले छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष के चयन होना है और तुम छत्तीसगढ़ जा सकते हो। तो मैं आज पहले तो स्तब्ध रह गया कि केंद्र में मंत्री रहते हुए और मुझे रिजाइन देके जाना पड़ेगा। और 2 मिनट सोचने के बाद मुझे लगा जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है तो फिर उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं। मैं सर मैं छत्तीसगढ़ जाने का तैयार हूं, प्रदेश अध्यक्ष बनाएं या जो भी दायित्व दे, चुनाव की दृष्टि से मुझे जो भी अवसर मिलेगा मैं करूंगा, मगर मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से कल रिजाइन दे दूंगा और छत्तीसगढ़ संगठन के काम के लिए जाऊंगा। तो ये दूसरा अवसर था जब चुनौती सामने आई और निर्णय लेना था। तो एक बड़ा निर्णय हुआ और मुझे छत्तीसगढ़ भेजा गया। फिर उस समय अजीत जोगी का भय और आतंक का वातावरण था, एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। उस चुनौती को फेस करते हुए जनता ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, क्योंकि 3 साल से जोगी का भय आतंक देख चुके थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो ये ऐसे निर्णय हैं जो जीवन में परिवर्तन लाते हैं और मुझे लगता है कि जनता ने भी सपोर्ट किया।
सर, कवर्धा में आपने अपने इलेक्शन जर्नी की शुरुआत की, लेकिन फिर राजनांदगांव आपका बैस्टियन बन गया और आज राजनांदगांव ही आपका बैस्टियन है। मुझे याद है आपकी पॉलिटिकल डिफीट जहां तक 1998 के एमपी असेंबली पोल्स में हुई और कभी नहीं हुई है सर। तो कहीं ना कहीं जो राजनांदगांव की तरफ ये शिफ्ट है, क्या 1990 की सीट जीतने के बाद ये मेजर रीजन रहा राजनांदगांव में शिफ्ट होने का, या कोई और भी वजह रही? मुझे पहला चुनाव जब मैंने लड़ा तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब तय हुआ कि मुझे कहाँ से लड़ना है, तो डोंगड़ गांव राजनांदगांव से लगा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां के विधायक से इस्तीफा देकर फिर वहां से मैं चुनाव लड़ा। तो इसलिए राजनांदगांव जाना कवर्धा से डोंगड़ गांव की वजह से हुआ, और बाद में फिर मुझे एहसास हुआ कि राजनांदगांव इस पूरे लोकसभा का सबसे बड़ा विधानसभा भी है और लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और वहां का ये पूरा डेलीगेशन आया मेरे पास, राजनीति से हटकर अधिकारी, व्यापारी और से लेकर वहां के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सभी दल के कार्यकर्ता, और आग्रह किया कि राजनांदगांव विधानसभा से मुझे लड़ना चाहिए। मुझे लगा कि जनता की इच्छा है, तो फिर मैं राजनांदगांव चला गया। सर, इस इंटरव्यू का सबसे अहम सवाल आई थिंक हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जानना चाहती है और उत्सुक है इस सवाल के लिए, और वो ये है कि 2023 में क्या रमन सिंह जी सीएम के पद की शपथ लेंगे या 2024 में मोदी कैबिनेट में मंत्री बन के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ चले जाएंगे? देखिए, कल की भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता जी। मुझे आज तक मैंने पार्टी से नहीं मांगा है कुछ, और जरूरत भी नहीं पड़ती है, कार्यकर्ता को मांगना भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा पाल के भी नहीं रखना चाहिए। मगर जहां चुनौती दी जाती है, जहां अवसर दिया जाता है, उस अवसर से मैं पीछे नहीं हटता। ये केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है कि वो मेरा उपयोग संगठन में करना चाहे, संगठन के लिए मैं तैयार हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं हूं, सरकार में यदि उपयोग करना चाहे या अन्य कोई दायित्व देना चाहे तो डॉक्टर रमन उसके लिए खुले मन से तैयार है। कहीं भी इफ बट परंतु लगेगा ही नहीं। मैंने तय किया है कि जो संगठन का निर्णय होता है उसका 100% क्रियान्वयन डॉक्टर रमन को करना है, और मैं अपने तरफ से कोई आग्रह या प्रश्न नहीं करूंगा। सर, इंटरनल सोर्सेस के हवाले से हमें पता चला है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल यूनिट है उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है आज भी आपके तरफ बहुत ज्यादा है, और जो स्टेट यूनिट है उसमें कलह की वजह भी कहीं ना कहीं एक ये है कि रमन सिंह जी पे आज भी वो फेथ सेंट्रल लीडरशिप का रहा है। तो जो स्टेट यूनिट में जो कलह है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपके तरफ इतना ज्यादा ध्यान है आज भी? कला नाम की चीज कोई मैं ज्यादा नहीं समझता। जहां तक सवाल, हम सब राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और सबकी महत्वाकांक्षा होती है, और राजनीति में आता है तो बिना महत्वाकांक्षी जिसके अंदर नहीं है वो राजनीति में आएगा क्यों? तो सबकी इच्छा रहती है कि मैं किसी दायित्व में आऊं, मुख्यमंत्री बनूं, अन्य पद में आऊं। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मन का स्वभाव है व्यक्ति का। तो ऐसे बहुत सारे लोग उस इच्छा को पाल के रखते हैं, मगर इसको लेकर कोई द्वंद्व नहीं है, इसको लेकर कोई विवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। संगठन में इस बात को लेकर कोई चर्चा, हम सब ने निर्णय लिया है कोर ग्रुप में बैठ के कि जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उस निर्णय का हम लोग क्रियान्वयन करेंगे, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता रहे। और आज से नहीं, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, दूसरी बार और तीसरी बार मुख्यमंत्री बना या दिल्ली गया केंद्र में, तो निर्णय संगठन का होता है, और अभी भी हम लोग काम में लगे हुए हैं। जैसे दायित्व मिलता है वैसे दायित्व में हम लोग काम करेंगे। इसलिए कोई टकराव छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, ये नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई टकराव नहीं है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। सर, आपको लगता है सेंट्रल लीडरशिप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा डिले कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो स्टेट यूनिट है वो स्ट्रगल करते हुए भी नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उनके हेड की घोषणा भी अभी तक नहीं की गई है, और एक अव्यवस्था हमको देखने को मिलती है यहाँ पर जब हम बीजेपी की बात करें। देखिए, काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, और लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीने से कोई कार्यकर्ता एक दिन भी घर में नहीं बैठ रहा है। इतने बड़े बड़े अभियान प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के चल रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन हम लोगों ने किया, युवा मोर्चा का आंदोलन हुआ, महिला मोर्चा का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, ये सारे भारतीय जनता पार्टी ने, और बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और अब महाजन संपर्क अभियान लगातार चल रहा है। तो इश्यू को लेकर
सरकार के जो करप्शन की इशू हैं और अन्य इशू, उसको लेकर हम सड़क में उतर रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर हम जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की विकास यात्रा को लेकर जा रहे हैं। तो हमारे पास इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का अवसर है और हम लोग लगातार जा रहे हैं। बाकी कमेटियों का निर्णय जल्दी होगा। सर, आपका जो सीएम के तौर पर आपका जो कार्यकाल रहा काफी सक्सेसफुल रहा सर, इसलिए 15 साल तक आप लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स में आपका नाम शुमार है। लेकिन जैसे कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इलेक्शंस के लिए, और कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में भी काफी आरोप लगाए गए सर, जैसे कि नान घोटाला था या स्काई वॉक की जो बात सामने आई कि स्काई वॉक एक बहुत ही फ्लॉप एक प्रोजेक्ट था। फिर अगर हम बात करें तो अगस्ता चॉपर स्कैम की भी बात हुई। सर, चुनाव आने से पहले क्या आप अभी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे इस पूरे मुद्दों पर कि जितने भी स्कैम्स की बात उठी उन पे आपकी तरफ से अगर एक क्लैरिफिकेशन है? बिल्कुल साफ शब्दों में बात करते हैं और खुली किताब की तरह बात करते हैं, कहीं कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। जहां तक नान का सवाल है, नान का मामला हमने दर्ज किया, नान का कार्रवाई सरकार में रहते हम लोगों ने किया। नान के लिए जिन 2 IAS अधिकारियों को हमने उनके पद से हटाने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई की, उसको हटाने का, नान में जितनी कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई आगे बढ़ गई थी। नान में अब दूसरा टर्निंग पॉइंट देखिए, SIT का गठन किसने किया? भूपेश बघेल ने किया। SIT में इन 2 अधिकारियों को जिनको खिलाफ नान घोटाले में सबसे बड़े आरोप लगे हुए थे, उनको अपने अगल बगल बैठाने का काम किसने किया? भूपेश बघेल ने। हम बात को डाइवर्ट नहीं करते, हम तो निर्णय में पहुंचना चाहते थे, मगर SIT बनाकर उस पूरे मामले को उलझाने का काम यदि किसी ने किया है, भूपेश का। स्काई वॉक का निर्णय हुआ, आज सरकार 4.5 से क्या कर रही है स्काई वॉक में? सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है। स्काई वॉक जनता से पूछती है तो बोले मत तोड़ो। तो ये कोई निर्णय, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि स्काई वॉक की जरूरत थी कि नहीं, इसको 4.5 साल तक भूपेश ही तय नहीं कर पा रहे हैं। यदि खराब था तो तोड़ दिया होता या उसकी रिकवरी होती, मगर ना आगे बढ़े ना पीछे हटे। अगस्ता हेलीकॉप्टर कांड का मामला है, वो मामले में खरीदने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारियों की टीम बनी थी, उनका चयन करना है, उसमें मुख्यमंत्री को लेना एक न देना। तो ऐसे आधारहीन तथ्यों पर हवा में तलवार चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। 4.5 साल हो गए डॉक्टर रमन विपक्ष में बैठे हुए, 4.5 साल की सरकार हो गई, क्या मुद्दे तय किए अभी तक उन्होंने? सर, जो 2018 में हमने देखा बीजेपी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, और लेकिन जो पटखनी मिली भारतीय जनता पार्टी को, वो अब तक की पूरी हिस्ट्री में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस बहुत ज्यादा भारी मतों से, प्रचंड मतों से आगे बढ़ी। बीजेपी का जो वोट शेयर था सर 41% से 33 आया। आपने इन 4.5 सालों में ऑपोजिशन में बैठकर कोई ना कोई एनालिसिस अपने तरफ से एक विश्लेषण किया होगा सर, आपको क्या लगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार किन चीजों में बहुत चूक गई? देखिए, 15 साल बहुत होते हैं जी। यहाँ तो 4.5 साल में भूपेश की हालत खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। अजीत जोगी 3 साल में पूरे उखड़ गए कि 15 साल तक सरकार में नहीं आई। हमने 15 साल राज किया, तो 15 साल में कहीं ना कहीं जनता के मन में सिर्फ एक मुद्दा जाता था, गांव में जाते थे, एक ही विषय था, सर बदलबो सरकार, बदलबो साहब, क्या क्यों बदलेंगे, कुछ नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ऐसे ही होता है। 15 साल की लंबी यात्रा में लोगों के मन बना लिया था कि 15 साल डॉक्टर रमन को देखा, 5 साल अब देख लिए, भूपेश को 4.5 साल देख चुके। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार का मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ ईडी और सीडी के मामले चल रहे हैं, जिसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2000 करोड़ की शराब घोटाले के प्रमाण सहित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने उनके भ्रष्टाचार के चावल घोटाले के विधानसभा में 600 करोड़ का प्रमाण मिल गया, इस सरकार के जवाब में आ गया। 1300 करोड़ का गौठान घोटाले का मामला पूरे जनता के सामने पब्लिक हो चुका है। कहाँ नहीं है करप्शन, इतना भ्रष्टाचार। इस 4.5 साल में करप्शन के सिवाय कोई काम भूपेश सरकार में नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि जनता ऊब चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस वर्सेस जनता हो चुकी है। जनता बदलाव के मूड में है, जनता का ये जवाब देना पड़ेगा। जन घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़ी बातें कह के
सत्ता में आए थे भूपेश बघेल। आज हिसाब किताब तो जनता को देना पड़ेगा कि क्या हुआ तुम्हारा वादा, जो तुमने बड़े बड़े बात किए थे, शराबबंदी की बात कही, उस वादे को समाप्त कर दिया। 2,500 बेरोजगारी भत्ता 10 लाख युवकों को देने की बात कही थी। 2 साल का किसानों को बोनस जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था उसको देने की बात हुई थी। लोगों को जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, स्थायी करने की बात की थी। एक भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया। वृद्धावस्था विकलांग पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी। इतने वादे किए थे। उन जन घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को लेकर छत्तीसगढ़ में लोग जनता प्रश्न करेगी कांग्रेस के लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। सर, आपने ईडी की बात कही, तो इस बार सर ईडी काफी छत्तीसगढ़ में आके हमने देखा कि अक्टूबर के महीने से लगातार रेड्स चल रहे हैं। तो इस बार क्या कांग्रेस बनाम ईडी होगा या कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा? सर क्या होगा इस बारी? कांग्रेस बनाम जनता होगी जी। ना ईडी होगा ना बाकी मामले होंगे। जनता खड़ी हो गई है कांग्रेस के खिलाफ, मगर उसमें जनता का मन बनाने का काम, ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है और ईडी ने कार्रवाई, ईडी का काम कार्रवाई करना है। ये इसके पहले का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था आईटी डिपार्टमेंट ने किया था, पूरे के पूरे सीबीडीटी के माध्यम से सारे काम हुए थे। उनने प्रकरण बनाया और फिर ईडी ने उस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन काम ईडी का है। ईडी डायरेक्ट कोई केस नहीं बनाता। तो ईडी का आने का मतलब यही है कि करप्शन हुआ है, और करप्शन के जितने दस्तावेज मिले, आज 12 लोग यदि उनके खिलाफ गिरफ्तार हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, कुछ इनकी स्थिति यदि बनी हुई है, सरकार के आईएएस अधिकारी यदि जेल में हैं और बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा करप्शन छत्तीसगढ़ में जो हुआ हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। सर, जो एक राम नाम को लेकर इस बार इलेक्शन लड़ा जा रहा है और हमारे बैकग्राउंड में भी बहुत ही अच्छा रेफरेंस राम जी की मूर्ति रखी हुई है, राम के नाम पे जो इलेक्शंस लड़ने की कोशिश की जा रही है, सर कांग्रेस का ये कहना है कि 15 साल बीजेपी सत्ता में रही लेकिन राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब अचानक से राम का जाप शुरू हो गया है। जिस राम के अस्तित्व को नकारती थी कांग्रेस, राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाली कांग्रेस, इनके वकील पानी पी कर बहस में राम मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करने वाले लोग, राम मंदिर के ताला यदि लगा और उस राम मंदिर के केस को लंबा लटकाने के लिए अपराधी यदि कोई कांग्रेस, तो ये राम की बात अब कर रहे हैं जब चुनाव नजदीक आ गया। राहुल गांधी को लगता है राम के बिना वैतरणी पार नहीं होगी, मगर राम के साथ और राम के नाम के साथ इस देश में सबसे बड़ा घात यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भूपेश बघेल भी चुनाव को देकर राम राम काल नेमी की तरह यदि वेश बदल देने से साधु हो जाते तो फिर दुनिया में लोग की कमी नहीं रहती। तो ये तो आवरण पहने हुए हैं, आचरण कैसा है इनके। आप नियत और नीति दोनों की बात करें तो जिस नीति से चल रहे हैं, अच्छा मैं बताऊं कि क्या किया राम के लिए, सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर लगाने के सिवाय के राम गमन पथ में 1 रुपया का भी बजट में खर्च किया क्या? सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी करने से राम के लिए उद्धार नहीं हो सकता। इस छत्तीसगढ़ में राम आस्था के प्रतीक हैं, पूरे देश में आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम का नवनिहाल छत्तीसगढ़ में है। यहाँ रामराज की कल्पना होती है, ऐसी रामराज की कल्पना जो भूपेश का राज है, तो ये रामराज है जहाँ पे लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, जहाँ शराब, सरकार के दुकानों में 30% अवैध शराब बिक रही है, जहाँ खुलेआम कोयले पे 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है, ये रामराज है छत्तीसगढ़ में। जहाँ रोज 3 बलात्कार हो रहे हैं एनआरसीबी की रिपोर्ट आप देखिए, लूट, हत्या, बलात्कार में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के पहले नंबर। ये रामराज है भूपेश बघेल का। इस रामराज की कल्पना करते हैं तो ये नाम लेकर वैतरणी पार नहीं होने वाली है। सर, छत्तीसगढ़ वाद का आपको लगता है कि बीजेपी के पास इस बार उसका आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सीएम बघेल उस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ को आइडेंटिटी दी है। ये जो हमने जो स्लोगन दिया है नड़बो गढ़बो छत्तीसगढ़, ये हमने जो दिया है वो बीजेपी नहीं कर पाई और इसलिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वाद का जो रिस्पॉन्स है वो बीजेपी के पास नहीं रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शायद भूल जाते हैं
उनकी याददाश्त कमजोर लगती है मुझे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही। जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना भूपेश बघेल, उस छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक घोषणा करके नए राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ किया। तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की गौरव दिलाने वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। छत्तीसगढ़ी भाव पैदा करने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस तो सिर्फ नारे लगाती रही, कभी छत्तीसगढ़ निर्माण की कल्पना उनकी सरकार रही लंबे समय तक। वो बना सकते थे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं बनाया। अब राम राम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आखिरी सवालों में से एक, 2018 में जो कांग्रेस थी वो काफी रोड पर निकल आ चुकी थी सर। उस हिसाब से जो बीजेपी का अभी भी जो मोमेंटम हमें रोड पे देखने को मिल रहा है वो बहुत कम है। आपको लगता है कि बीजेपी को और मोमेंटम बढ़ाने की जरूरत है और जो आंदोलन है वो करने की जरूरत है बीजेपी को? और आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से रहेगी आने वाले महीनों में? आगे की रणनीति निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ, सरकार के जिन मुद्दों पे सरकार बनी है उसके खिलाफ जन आंदोलन की भूमिका और जन आंदोलन चलाना है, जनता को जागृत करना है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे समाज के सभी वर्गों हैं, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को और तेज करती जाएगी। सर, भूपेश बघेल जी का एक स्कीम जो आपको पर्सनली अच्छा लगा हो सर, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से बाहर आके एक स्कीम आपको ऐसा लगता है कि अगर कल को कांग्रेस वापस आती है तो वो एक स्कीम ये हो सकता है जिसकी वजह से आए, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस स्कीम को और अच्छे से बेटर इंप्लीमेंट कर पाऊं? आपके मन में कोई एक ऐसा विचार आया हो कभी किसी भी स्कीम को लेकर? भूपेश की कोई स्कीम छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए बनाई नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है वो समझते रहे कि छत्तीसगढ़ में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, न सड़क बना, न पुल बना, न पुलिया बना, न स्कूल बना, न अस्पताल बना, सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी, इस पूरे मुद्दे को लेकर चलते रहे। न छत्तीसगढ़ में नरवा बना, न गरवा की स्थिति ठीक हुई, गाय की स्थिति ठीक हुई, और न सिंचाई के संसाधन मिले, न कहीं प्रोजेक्ट बने। तो मुझे लगता है कि नारे लगाते रह गए। इन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसको संशोधित रूप में हम बेहतर करेंगे। सर, ऐसी कौन सी योजना होगी भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोग आएंगे तो एक वादा अगर आप आज हमारे ऑडियंस को करें कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम आपको ये देंगे? भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे कि पूरे भ्रष्टाचार के जो दुकान खोल के रखी है, शराब की, कोयले की से लेकर और गोठान से लेकर बाकी जगहों में जो शराब दुकानें खोल रखी, भ्रष्टाचार के, करप्शन मुक्त छत्तीसगढ़ सरकार करेंगे। और विकास के डेवलपमेंट काम जहां हम छोड़ के गए थे उस डेवलपमेंट को वहां से फिर आगे बढ़ाने का काम बेहतर तरीके से करेंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे डॉक्टर रमन सिंह जी आज ये वादा कर रहे हैं हमारे ऑडियंस को कि बीजेपी आती है तो बहुत सारे हमारे जो अटके हुए काम थे कांग्रेस के कार्यकाल में वो हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज एक चीज ये भी स्पष्ट कर दी कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, भले वो चीफ मिनिस्टर की हो या कोई और जिम्मेदारी हो, वो दिल से निभाएंगे और वो पॉलिटिक्स के लिए पूरे तरीके से तैयार है और कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। मैं सुमी राजप्पन आपसे यही विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक।